क्या आपको लगता है कि सलूमर में ऐसी परिस्थितियां थी कि उसे जिले के रूप में मान्यता दी जाए? राजस्थान में दिव्यांग जनों को लेकर आपके क्या विचार हैं और आप क्या उनके बेटरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए स्टेप्स उठाना चाहेंगे? 5 स्टेप्स बताइएगा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में हुए प्रजामंडल आंदोलन की, तो महिलाओं की भूमिका के बारे में आप, मतलब उनकी भूमिका सक्रिय रही या नहीं रही, अगर रही तो किस प्रकार, मुख्य योगदान मेवाड़ के दृष्टिकोण से क्या रहा? आराम से आप। जी, थैंक यू सर। तो बिना अपना नाम बताए संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। सर, मैं जो अभी नायागिर जिला है सलूमर, वहाँ की सरड़ा तहसील से बिलोंग करता हूँ। और मैंने स्कूलिंग मेरी वडोदरा सिटी गुजरात से करी है। और मेरा ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में वडोदरा से ही महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है 2005 में। और 2010 से लेकर 13 तक मैंने LLB गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात से करा है। और फिर उसके बाद में मेरे नेटिव प्लेस उदयपुर आ गया था। वहाँ से मैंने 2013-15 के बैच में मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MLSU से किया है सर। ठीक है। तो अभी सलूमर को तो राजस्थान में नए जिले के रूप में मान्यता दी गई है। जी सर। क्या आपको लगता है कि सलूमर में ऐसी परिस्थितियां थी कि उसे जिले के रूप में मान्यता दी जाए? जी सर, ज़रूर, काफ़ी ज़रूरतें तो थी, क्योंकि जो सलूमर उदयपुर से काफ़ी ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर दूर है। और उससे भी आगे जो उदयपुर की सीमा थी जो पहले लगती थी, तो सलूमर से के लोगों को और उसके आगे भी जो तहसीलें थी वहाँ से उदयपुर में जाने आने में, और जो मतलब कुछ सरकारी कार्य होता, कुछ भी कार्य होता तो उदयपुर आना पड़ता। तो सलूमर से होने से क्या हुआ कि लोगों को जिला संभाग भी, जिला मुख्यालय मतलब कलेक्टर ऑफिस आ गई, अभी ग्राम पंचायत की ऑफिस से बन रही है, न्यायालय आ गया, तो उससे काफ़ी सहूलियत प्रदान होगी सर। ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश सुर्खियों में है, और इसके कारण फिर से भारत में कॉलेजियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बीच में विवाद छिड़ गया है। जी सर। क्या आप बताएंगे कि ये क्या विवाद है? सर, एक्चुअली जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये 5 सदस्यीय बेंच होता है, जिसमें अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के CJI होते हैं, और 4 जो सदस्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अन्य जज होते हैं। और वो किसी भी कोई नए जज की नियुक्ति करते हैं या तो उनका ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस मामले में फैसले वही जज करते हैं। और केंद्र सरकार को बस वो लोग जज की नाम का सिफारिश करते हैं, और अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है, वो बस उसको स्वीकृति ही प्रदान कर सकती है। बट जो फाइनल जजमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम में जो 5 सदस्यीय टीम है उनके द्वारा ही लिया जाता है। तो सर, यही है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो चयन प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से हो, और उस बेच में हमारा भी एक प्रतिनिधि हो। ठीक है। अभी उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो जरा आप मुझे बताएंगे कि कैसे उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? सर, माफ़ करिएगा, मुझे उसके बारे में ज्ञात नहीं है। ठीक है। अभी भारत में आपराधिक कानूनों को बदलकर नए नामकरण दिए गए हैं। जी जी। क्या नामकरण दिए गए उन्हें? सर, ये पिछले साल जुलाई महीने में 2023 से लागू हुए हैं। एक तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक दूसरा है भारतीय न्याय संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ठीक जी। आप कुछ BNS और IPC की जो समकक्ष धाराएं हैं वो बता सकते हैं, या BNSS और CRPC की जो धाराएं हैं? नागरिक सुरक्षा संहिता की मुझे एक धारा के इतना डिटेल में नहीं पता, बट 1-2 धाराएं जो मैं जानता हूँ। एक तो जो पहले धारा 144 लगती थी, तो अभी वो धारा नागरिक सुरक्षा संहिता 163 में आ गई है। और बस मैम, अभी तो इतना ज्ञात है मुझे। अच्छा, आप पोएम लिखते हैं, किस तरीके की पोएम लिखते हैं? मैं जिस तरह से मतलब मानो कि किसी भी प्रकार का मैं कोई भाव सोच रहा हूँ, या तो कोई किसी के बारे में सोच रहा हूँ, या तो प्रेरणा, मेरा मन सकारात्मक है तो प्रेरणात्मक, या तो मैं किसी प्रेम की भावना आ रही तो प्रेम रिलेटेड मैं कविता लिखता हूँ। जैसे मेरे भाव होते हैं मैं वैसे हिंदी में कविता लिखते हैं? जी, मैं हिंदी में लिखता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि किसी साधारण व्यक्ति को गिटार बजाना सिखाना हो तो आप क्या बताएंगे उनको? जो साधारण व्यक्ति है, सामान्य, जिनको नहीं आता। अच्छा, जिनको नहीं आता है मैम, पहले तो मैम उनको मैं गिटार के जो पार्ट हैं, वो स्ट्रिंग हैं,
और उसके बारे में उसको ज्ञान बताऊंगा कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये फ्रेट है, ये इसका बोर्ड है, जो उसके वायर होते हैं, जो 6 स्ट्रिंग होते हैं, उसमें किस तरह से उसको फंक्शनिंग करना है, किस तरह से उसमें से सुर आने चाहिए, वो कैसे आएंगे, वो मैं सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं उनको गिटार पकड़ने के बारे में सिखाऊंगा, किस तरह से होल्ड करते हैं। और फिर उसके बाद में उनकी जो स्ट्रिंग है EBGDAE, जो 6 स्ट्रिंग है, और उसके कोड्स आते हैं ए मेजर, ए माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ये सब बताऊंगा मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राजस्थान में दिव्यांगजनों को लेकर आपके क्या विचार हैं और आप क्या उनके बेटरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए स्टेप्स उठाना चाहेंगे? 5 स्टेप्स बताइएगा। सर मैम, अभी राजस्थान के उपलक्ष्य में तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं अभी, जैसे दिव्यांगजन मुख्यजन रोजगार योजना है, फिर मासिक पेंशन भी है उनके लिए, और इसके अलावा आगे पढ़ने के लिए भी काफ़ी स्कॉलरशिप की हैं। बट अगर सजेस्ट करने की बात आए मैम, तो एक रीचेबल जो सुगम्य भारत अभियान चल रहा है, जैसे दिव्यांगजन इजीली कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, पर अगर एक ग्राम में से, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मुझे गांव से अगर सिटी में आना है तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं सरकार को एक इसके बारे में कैसे इम्प्लीमेंटेशन का एक सजेशन दे पाऊंगा। और मैम एक दूसरी बात है कि रोज़गार पाना डिफ़िकल्ट है काफ़ी, तो मैम एक तो जो पेंशन राशि है वो एक काफ़ी कम है, दूसरा, और मैम तीसरा है कि सरकारी रोज़गार इतना वेल इनफ नहीं है, क्योंकि उसके सामने क्या है, दिव्यांगजन की जो पॉपुलेशन है जो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं सरकार को कहूँगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी उनकी कंपनीज को अप्रोच करें और वहाँ से भी एक दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार खड़ा किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। निर्मल जी, आपका संबंध सलूम्बर से है, जी सर। जो अब नया जिला भी बन चुका है। तहसील जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी सराड़ा है। जी सर। सराड़ा का किला है जिसे मेवाड़ का काला पानी बोलते हैं, क्यों? जी सर। क्यों बोला जाता है? सर एक्चुअली क्या है, ये जो सराड़ा है वो उदयपुर से काफ़ी दूर है, और अपने जो मेवाड़ प्रजामंडल जो स्थापना हुई थी आज़ादी के दौरान, तो भूरेलाल भाया थे, उनको वहाँ पे कैद किया गया था। और सर वहाँ पे फैसिलिटीज़ आज भी देखा जाए तो दूर के, वैसे तो हर भी तो टूटा फूटा है, पर वहाँ पे फैसिलिटी, पानी की भी दिक्कत है, खाने पीने की भी तभी बहुत दिक्कत हुआ करती थी, इसलिए फिर इसको राजस्थान का दूसरा काला पानी के नाम से जाना गया सर। अच्छा जी, सलूम्बर से आप संबंध रखते हैं, तो सलूम्बर में चुड़ावत सरदार हुए जो मेवाड़ में वंशानुगत प्रधान के पद पर नियुक्त थे, और मेवाड़ की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व भी करते थे। तो ये इन्हें सौभाग्य की प्राप्ति, रावल में नेतृत्व और प्रधान का पद वंशानुगत इनके पास रहे, एक सौभाग्य कब मिला? सर ये जो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है, जो राणा लाखा थे जी, उनके पुत्र थे राणा चूड़ा। तो जब ये अपने जोधपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता राणा चूड़ा के लिए भिजवाया था, पर वो रिश्ता राणा लाखा के साथ में हुआ, और तब राणा चूड़ा वहाँ से निकल कर पहले तो वो MP में गए थे, और वो उसके बाद उनके पुरखों ने, भीम सिंह चूंडावर थे, उन्होंने सलूम्बर की स्थापना करी। तो तब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। तो उसके बाद उनको ये एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट दिया गया कि जब भी युद्ध होगा तब आप सेनापति बनोगे, जब भी राजाभिषेक होगा तब। ठीक है। जी सर। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में हुए प्रजामंडल आंदोलन की, तो महिलाओं की भूमिका के बारे में आप, मतलब उनकी भूमिका सक्रिय रही या नहीं रही, अगर रही तो किस प्रकार, मुख्य योगदान मेवाड़ के दृष्टिकोण से क्या रहा? सर ये एक तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है, एक तो रत्ना शास्त्री जी करके थे, तो जब ये मेवाड़ आंदोलन से उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तब उनको जेल में भी जाना पड़ा था, तो अपने 6 माह के संतान के साथ में वो जेल गए थे। और सर अभी तो इतना ज्ञान। महाराणा प्रताप के जीवन से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? सर महाराणा प्रताप जी के जीवन से मैं शौर्य की भावना सीख सकता हूँ, और कभी न हार मानने वाला जज्बा सीखता हूँ, और अपने देश के लिए समर्पित, देशभक्ति के लिए समर्पित मैं सीख सकता हूँ सर। राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? सर इसका एक ये कारण है कि राजस्थान में
हम काफ़ी जगह पे जाते तो कुछ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, वागड़ तरफ जाएंगे तो गुजराती भी भाषा बोल रहे हैं। मतलब हर जगह पे आप देखेंगे तो प्रॉपर राजस्थानी लैंग्वेज बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं। और यहाँ पे स्थानीय भाषा में आजकल मतलब हिंदी भाषा का प्रचलन, दूसरी भाषाओं का प्रचलन ज़्यादा है। तो प्रॉपर जो राजस्थानी भाषा का वो नेतृत्व तो नहीं बन पा रहा है। आपके क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है शायद मेवाड़ी है, तो मेवाड़ी उपबोली है वैसे किसकी? माफ़ करिएगा सर, मैं नहीं। अभी हाल ही में नेपाल में राजशाही के समर्थन में आंदोलन चल रहा है। जी जी जी। क्या देखते हैं आप? क्या राजशाही वापस पुनः स्थापित हो पाएगी नेपाल में? लाखों लोग मुझे वहाँ के राजा का नाम, जो अंतिम राजा थे उनका नाम नहीं पता, बट शायद ज्ञानेंद्र सिंह जी थे। तो उनके समर्थन में बहुत सारे लोग आए हैं आगे निकल के, और वहाँ की जनता त्रस्त हो गई। वहाँ पे जो अभी ओली सरकार है उसके रिलेटेड वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे जो चेंज हुई है, तो जनता खुश नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकती है कि वहाँ पे राजशाही सत्ता वापस आ सकती है। अभी आप हिंदी माह की बात हम अगर करें तो अभी हिंदी माह कौन सा चल रहा है? सर अभी फाल्गुन चल रहा है, और कल से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, चैत्र माह चालू होगा सर। अभी फाल्गुन चल रहा है, शायद फाल्गुन पूर्णिमा को तो हम होलिका दहन करते हैं। जी सर, फाल्गुन तो शायद जा चुका है। माफ़ करिएगा सर मुझे, बट कल से चैत्र नवरात्रि आने वाली है सर। हिंदू कैलेंडर का नववर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? सर कल ही से चैत्र नवरात्रि का जो कल चैत्र महीना है उसका पहला दिन है, तो उसी तभी से चालू हो जाएगा। तभी से चालू है। जी सर। कल से ही है सर। ये बताइए भी राजस्थान विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? सर अभी 200 संख्या है। 200 संख्या है। कब से हुई ये 200 संख्या? माफ़ करिएगा, बट मुझे लगता है कि 1986 से हुई है ऐसा। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक कौन अभी? सर सलूम्बर जिले के विधायक अभी श्रीमती शांति देवी मीना है। अच्छा अच्छा। राजस्थान में भी विपक्षी दल के नेता कौन है? विपक्षी दल श्री टीकाराम जी जूली। आप ये बता सकते हैं कि किसी भी दल को विपक्षी दल की मान्यता कब मिलती है? सर वैसे तो विपक्ष की जब एक पक्ष को मिनिमम 1/3 सीटें मिलती है। सर माफ़ करिएगा सर, मैं नहीं बता पाऊँगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्वाचन के बाद भारत अमेरिकी संबंधों में क्या नवीन चुनौतियां आ रही हैं? सर मुख्यतः तो चुनौतियाँ मुझे ये टेरिफ को लेकर ही आ रही है, क्योंकि उन्होंने क्या वैसे कह रहे हैं कि 2 अप्रैल से वो लोग 25% टेरिफ लगा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे जो यहाँ के उत्पादक हैं जो यूएसए में सामान बेच रहे हैं, तो पहले क्या है कि हम उनके यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल करते थे उस पर 2% टेरिफ लगाते थे। सर माफ़ करिएगा। चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि एसडीएम के रूप में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सर पहले तो मेरी जहाँ पे भी अगर पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ की मैं समस्याओं को समझूंगा, और और वो समस्या मैं कैसे दूर से कर सकता हूँ, और सरकार के पास हमारी सरकार के तरफ से ऐसी कौन सी योजना है कि उनकी समस्याएं दूर करने में आसानी रहेगी। और दूसरा कि अगर उसके अलावा भी कोई समस्या है तो वो समस्याओं को लेकर मैं सरकार तक पहुँचाऊँगा, और मेरे से जितना भी हो सकेगा, अगर मेरे पास रिसोर्सेज की कमी होगी तो मैं ऊपरी अधिकारियों से संपर्क करके उन रिसोर्सेज के जरिए उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं पूर्णतः प्रयास करूँगा। ये जो राजस्थान में टीएसपी और नॉन टीएसपी का वर्गीकरण है, जी जी, आपको नहीं लगता कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए? नहीं सर मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जैसे जनजातीय क्षेत्र में गया हूँ और मैंने वहाँ की समस्या देखी हैं। आज भी वो क्षेत्र काफ़ी दूर है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे पानी की भी कमी है, वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था नहीं है, और वहाँ के जो रोजगारी भी नहीं है, और खेती करते तो उनको पूर्णतः बरसात पे निर्भर रहना पड़ता है। तो सर काफ़ी, और वहाँ पे चिकित्सीय समस्याएं नहीं है। तो टीएसपी का क्षेत्र से होने से क्या होता है, उन लोगों को हम लोग थोड़ा सा एडवांस बेनिफिट देते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, और सरकारी योजना में उनको थोड़ा सा और भागीदार बनाते हैं। तो अभी तो सर ज़रूरत है फिलहाल में। तो राजस्थान सरकार की कुछ ऐसी योजना बताइए जो जनजातियों के कल्याण को लेकर संचालित हो रही हो। सर अभी 2-3 योजनाएं मेरे ध्यान में आ रही है। एक तो संकल्प योजना अभी जस्ट पिछले हफ्ते सरकार ने स्टार्ट करी है। मतलब जनजातीय क्षेत्र में जो बच्चों का जन्म होता है और जन्म के साथ में उनका दर है वो उनकी डेथ हो जाती है,
तो उनको मृत्यु से बचाने के लिए संकल्प योजना स्टार्ट हुई है। उसके अलावा सर वहाँ के विद्यार्थियों को आगे पढ़ाने के लिए और खेलकूद में आगे बढ़ाने के लिए एक एकलव्य योजना भी चल रही है। और सर उसके अलावा एक एकलव्य छात्रावास योजना भी है। पेशा अधिनियम से आप क्या समझते हैं? सर मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं बता पाऊंगा। पेशा अधिनियम पर जानकारी नहीं है, ठीक है। आप ये बताइए कि भारत को अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ संबंध मधुर करने में तो क्या नवीन कदम उठाने चाहिए? सर नवीन कदम तो हम उठा ही रहे हैं। अभी जैसे पिछले हफ्ते ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम पाकिस्तान से संबंध सुधारना चाहते हैं, पर वो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, जैसे कठुआ में उन्होंने आतंकवादी अटैक किया है, तो उसकी वजह से हमने जब भी प्रयास किया है तो पाकिस्तान की तरफ से वो प्रयास विफल बनाया गया है। हमने तो सर ये तो दो तरफ से ये तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि दोनों तरफ से संचार होना ज़रूरी है। सर हम काफ़ी बार प्रयास कर रहे हैं, बट जब भी हम प्रयास करने जाते हैं वहाँ से उनको विफल किया जाता है। वो इंडिया के अगेंस्ट में वो लोग कुछ न कुछ कृत्य करते हैं, जिससे हमारी सारी जो प्रयास होते हैं प्रयास से वो नष्ट हो जा रहे हैं सर। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। जी धन्यवाद सर। कैसा लगा आपको साक्षात्कार देकर? सर अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ पर नकारात्मकता लगी कि और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है? सर मुझे लगता है कि कुछ डेटा मुझे और अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा और रीडिंग करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगा। हालांकि नहीं ठीक है। एक तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो मुझे लगता है आप आंसर देने में थोड़ा जल्दबाजी कर दे रहे हैं, है ना? तो पहले आराम से प्रश्न को समझिए। जी सर। ताकि हम आंसर वही दें जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट है ना? जैसे मैंने न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा तो आप इधर उधर चले गए, उसकी आवश्यकता नहीं थी। या जैसे सर ने भी पूछा, तो पहले आराम से प्रश्न को समझिए, फिर उसमें कौन सी बात जरूरत है कि उतने का हम क्या करें, प्रयोग करें। ठीक है सर। उस दिन आप वेशभूषा क्या पहनेंगे? सर उस दिन तो मैं कोट ना सिलवाया हुआ है, तो वो मैं पहनूंगा सर। हाँ, एक तो अपनी वेशभूषा परिवर्तित कर लीजिएगा क्योंकि वेशभूषा ठीक थी। जी बिल्कुल सर। तीसरा, थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स जो राजस्थान का है, जी सर, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सलूम्बर, वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहाँ का जो भी संस्कृति वगैरह है, वहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। जी जी है ना? आप कुछ जानना चाहते हो हम सबसे? सर मैं जानना चाहता हूँ, जो मैंने एनर्जी स्टार्टिंग में थी बोलने की, वो लास्ट तक मैंने वही कंटिन्यू करी सर। मैंने बिल्कुल एनर्जी आपकी है, बस इसको सकारात्मक दिशा में, अर्थात अब कोई भी प्रश्न है तो हर प्रश्न में एनर्जी काम नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम प्रश्न को समझे ही नहीं। जी सर। और हमने उसके ऊपर आंसर देना शुरू कर दिया। जी सर। तो इस एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाइए। पहले प्रश्न सुनिए और फिर उसके बाद जो आपका मत है उसे पूरे आत्मविश्वास से दीजिए, और आपका आत्मविश्वास बहुत प्रबल है। जी सर। एक और चीज़ जी सर, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन को आंसर देते वक्त उनको खींचता हूँ मैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना कि उतना ही जितने की प्रश्न की आवश्यकता है। जी सर। यहाँ पर हम टीचिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे तथ्यात्मक जानकारी मांगी जा रही है तो आप तथ्य का प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने कहा कोई दो कारण बताइए, तो फिर हमें दो ही कारण बताना है, हमें उसका एनालिसिस नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं है। मैंने पूछा भारत और अमेरिकी संबंधों में, तो आपको 3-4 पॉइंट बताने चाहिए थे कि ये चुनौतियां उत्पन्न होंगी, ना कि किसी एक पॉइंट का हमें पर्टिकुलर विस्तार करना है ना। तो एनर्जी बिल्कुल सही है, नॉलेज सही है, थोड़ा सा बस करंट अफेयर्स को अपग्रेड कर लीजिएगा, है ना। बाकी आत्मविश्वास एकदम प्रबल है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।